जय हिंद दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हमने सॉल्यूशन रखा है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन रखा है, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक में वो सभी क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर मे बी यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड। देखिए, क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला गया है कि आपको वाटर अप्लाई करना है रोलिंग लैंड पे। तो रोलिंग लैंड पे वाटर जो अप्लाई करोगे तो आप इनमें से किस मेथड का यूज करोगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, इससे पहले एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस मैं आप लोग को बता देता हूँ। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, ठीक है, हाइड्रोलॉजी की बात करें और एक तरफ बात करें इरिगेशन की, तो हाइड्रोलॉजी में क्या होता है, हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो वाटर है उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से उसका वाटर का ओरिजिन हुआ है, या फिर कहाँ कैसे उस वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ये दो चीज़ें हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी में। और इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन में हम देखते हैं कि ये जो वाटर हमको मिला है हाइड्रोलॉजी से, इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, इस वाटर को हमें कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, ये दोनों चीज़ें हम कहाँ पर देखते हैं, इरिगेशन में देखते हैं। और वाटर का ओरिजिन और जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोलॉजी में देखते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में। अब अगर बात करें इरिगेशन क्या होता है सर, तो देखो, इरिगेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए इरिगेशन आपसे कोई पूछे कि इरिगेशन क्या है, तो इरिगेशन होता है, अगर ये आप लोग के पास फील्ड है, इस फील्ड में आपने कोई भी क्रॉप की हुई है, तो इस क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, इस क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, इसमें अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली वाटर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आप आर्टिफिशियली वाटर को अप्लाई कर रहे हो इस क्रॉप के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो ये जो वाटर हमने अप्लाई करा, इस वाटर को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से 4 मेथड्स हमारे पास ये दिए हुए हैं। बॉर्डर फ्लडिंग मेथड है, चेक फ्लडिंग मेथड है, फूरो फ्लडिंग मेथड है, या फ्री फ्लडिंग मेथड है। तो आपको बताना है रोलिंग लैंड के केस में आप किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इसका सही आंसर बताएंगे रोलिंग लैंड के लिए। देखिए, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो एक्चुअली में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, फ्री फ्लडिंग। अब देखिए, जितने भी मेथड्स होते हैं वाटर को अप्लाई करने के, वो सभी मेथड्स मैं आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, बुक में आंसर ए दिया हुआ था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास फ्री फ्लडिंग। कौन सा मेथड आता है गाइस, फ्री फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, देखिए, फ्री फ्लडिंग में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, फ्री फ्लडिंग मेथड में हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। यानी कि इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। और इरीगेशन इफिशियंसी की बात करें इस मेथड की, तो बहुत ज़्यादा लो इरीगेशन इफिशियंसी होती है और रोलिंग लैंड के लिए सुटेबल माना जाता है। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो फ्री फ्लडिंग ही था उसका आंसर। और इसकी 3 चीज़ें आप लोग को याद रखनी, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है इसमें वाटर, यानी कि वाटर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लो इरिगेशन इफिशियंसी होती है, और रोलिंग लैंड के लिए होता है। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला होता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, लैंड को हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी लैंड होती है उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी बिड्थ जो होती है वो 10 से 20 मीटर होती है, और लेंथ की बात करें तो 100 से 400 मीटर तक होती है। चेक फ्लडिंग की बात करें, थर्ड मेथड, तो इसमें होता है क्या, वाटर पे कंट्रोल होता है। वाटर पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि हम जो भी हमारे पास फील्ड होता है उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, लीव्स बना देते हैं, फ्लैट लीव्स हम उसको बना देते हैं, और वाटर को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आप लोग का अगर सुटेबल होता है, बहुत ज़्यादा परमेबल सोइल है या फिर लेस परमेबल सोइल है, दोनों के लिए क्या माना जाता है, सुटेबल माना जाता है। उसके बाद आता है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग जो होता है वो मैंगो ट्रीज़ के लिए सुटेबल माना जाता है। तो इसको आप ऐसे भी याद सकते हो, बेसिन, बेसिन से साउंड आ रहा है बेसन, और बेसन का कलर कैसा होता है, येलो, और मैंगो का भी कलर कैसा होता है, येलो। तो येलो से आप इस तरीके से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। फूरो फ्लडिंग में, फूरो फ्लडिंग में क्या होता है, इसमें हमारा केवल 20 to 50% जो लैंड होती है वही वेट होती है। और ये जो आप लोग का होता है इसमें कुछ इस तरीके का होता है, अगर मैं आप लोग को बना करके दिखाऊं तो इस तरीके से ये आप लोग का, एक सेकेंड, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है ये पोर्शन, ये, फिर ये,
तो यहाँ पे हमारी कोई भी क्या होती है, क्रॉप होती है, इस तरीके से कोई भी क्रॉप होती है, और वाटर जो होता है वो यहाँ पर होता है, जो बीच में होता है वाटर होता है, इस तरीके का होता है हमारा फूरो इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन की बात करें तो स्प्रिंकल इरिगेशन जो होता है वो हमारा सुटेबल होता है जहाँ पर इरेगुलर टोपोग्राफी होती है, और जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे भी हम स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं, और जहाँ पर हमारी सोइल मोर और लेस परमेबल है वहाँ पे भी हम किसका, स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो हमारा मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड होता है इरिगेशन का वो कौन सा होता है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें किया क्या जाता है, ड्रिप इरिगेशन में जो हमारा प्लांट होता है उसी का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वहीं पर क्या करता है, ड्रिप लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ड्रिप लगा देते हैं, इस तरीके से होता है, टैप होता है, उसको हम लगा देते हैं, तो वाटर क्या होता है सीधा इसी की जड़ में जो है वो गिरता रहता है। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्री फ्लडिंग आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि फ्री फ्लडिंग जो होता है वो आप लोग का रोलिंग लैंड के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे, इफ़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज़ इन बिटवीन 250 to 750 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज़ क्लासिफाइड एज। देखिए, कोई भी एक वाटर है, कोई भी एक वाटर का सैंपल है, उस वाटर सैंपल में हमको क्या गिवन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये इस चीज़ को बताता है कि उसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी आसानी से फ्लो हो जा रही है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गिवन है हमको, वो कितनी गिवन है, 250 से लेकर के 750 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर गिवन है, इतनी वैल्यू हमको गिवन है। तो हमको बताना है कि इनमें से वो किस तरीके का वाटर होगा। अब देखिए किया क्या जाता है, जो वाटर होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं क्रॉप में, तो उसकी जो सैलिनिटी होती है, उसकी जो सैलिनिटी होती है मतलब वाटर में कितना ज़्यादा सोल्ट प्रेजेंट है, तो उस सोल्ट को नापने के लिए हम करते क्या हैं, उस वाटर के सैंपल से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम मेजर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको ये बता देती है कि वो वाटर हमारा कैसा है, लो सैलिनिटी है, मीडियम है, हाई है कि वेरी हाई है। इस तरीके से हम उसको पता कर लेते हैं। मतलब ये अगर वैल्यू हमको पता होगी कि किस रेंज में लाई करती है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं आप लोग को टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो होता है, जो क्वालिटी होती है इरिगेशन वाटर की, वो हम किस में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, यानी कि उस वाटर में कितना सॉल्ट सोल्यूबल है, कितना घुला हुआ है सॉल्ट, इस बेस पे हम जज करेंगे उस इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को। और वो जो इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो मोह पर सेंटीमीटर होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जो मेजर करी जाती है वो किस में मेजर करी जाती है, तो पीपीएम में ये मेजर करी जाती है, पार्ट पर मिलियन में आप लोग को मालूम होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने मेजर करी और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी वो लेस देन 250 आई, तो इसका मतलब जो वाटर होगा वो लो सैलिनिटी वाटर होगा, और उसको हम सभी क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सैंपल है वाटर का जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से 750 है, तो वो मीडियम सैलिनिटी वाटर होगा, और उसमें हम आफ्टर लीचिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक नया वर्ड हो सकता है आप लोग के लिए। आगे आगे जैसे आप जाओगे तो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो लीचिंग होता क्या है कि जो वाटर है उसमें कितनी सैलिनिटी प्रेजेंट है, अगर हम उस सैलिनिटी को रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी कितनी है, 750 से लेकर के 2250 है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसकी सैलिनिटी क्या होगी, हाई होगी। और इस केस में हम हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के केस में ही उसको यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, 2250 से ज़्यादा है, तो वेरी हाई सैलिनिटी वाटर होगा, और वो किसी भी क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, 250 से 750 वाला। तो ये हमारा जो आ जाएगा वो मीडियम सैलिनिटी आ जाएगा। तो अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया था तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीडियम सैलिनिटी वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमसे क्या बोल रहा है,
सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज डिफाइंड एट, देखिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसको हम SAR बोलते हैं, ये भी एक तरीका है वाटर में सैलिनिटी को मेजर करने का, कि वाटर में कितनी सैलिनिटी है, कितना सोल्ट उस वाटर में प्रेजेंट है, उसको मेजर करने का एक तरीका SAR भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था तो वैसे ही SAR भी होता है। तो SAR होता है क्या, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका या एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो होता है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा फॉर्मूला है। आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा आप लोग का, अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, इन 3 में से एक आंसर है, तो आप अपना चूज़ कर लेंगे। तब तक मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो SAR होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे हेल्प करता है हमारा कैलकुलेशन में। चलिए देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर होता है ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। देखिए जो आपको मैंने बताया था, क्वालिटी ऑफ जो इरिगेशन वाटर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना कंसनट्रेशन प्रेजेंट है सोडियम आयन का। आपने पढ़ा होगा सोडियम आयन पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव होता है तो उसको सॉरी पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एनायन, नेगेटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं कैटायन। यही था ना, उल्टा तो नहीं हो गया? अगर उल्टा हो गया तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर यार। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है SAR इजिकल टू सोडियम आयन कंसनट्रेशन अपॉन कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन, और मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन का एवरेज हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए SAR की कुछ भी वैल्यू निकल करके आ गई, तो हम उससे कैसे पता करेंगे कि वो कैसा वाटर है, उसमें कितनी सैलिनिटी है, लो है, मीडियम है, हाई है कि वेरी हाई है, तो कैसे जज करेंगे उसको? तो उसको जज करने का तरीका होता है, अगर मान लीजिए SAR की वैल्यू हमारी 0 से 10 के बीच आई है तो वो लो सोडियम वाटर होगा, मतलब उसमें लो सैलिनिटी होगी। वहीं पर बात करें 10 to 18 है तो मीडियम होगा, 18 to 26 है तो वो क्या होगा हाई होगा, और ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई होगा। तो फॉर ऑल क्रॉप्स कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, यानी कि सबसे पहला वाला अगर बात करें लो सोडियम वाटर है तो वो सभी क्रॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सभी क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मीडियम सोडियम वाटर है तो उसको कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर वेरी हाई है तो वो किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फॉर्मूला पूछा गया था, तो सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन। देखिए जिस क्वेश्चन की बात करी जा रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन वही फ्रेम हो गया। इन्होंने कह दिया कि आपको बताना है कि SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, हाई सोडियम वाटर के लिए। तो हाई सोडियम वाटर के लिए मैंने अभी आपको बताया 0 से 10 है तो क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, 10 से 18 है तो क्या हो जाएगा मीडियम हो जाएगा, 18 to 16 है तो क्या हो जाएगा आप लोग का हाई हो जाएगा, और अगर 26 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा वो वेरी हाई सोडियम वाटर वो आप लोग का हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हाई के लिए, तो हाई के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यार, अगर चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल यार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि मैं आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स का अगर ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए ना, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन प्लस जो अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है अगर उनका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु। VIP सिविल गुरु। अब VIP सिविल गुरु एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, केवल 399 रुपीज़ में कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1 ईयर की उसकी वैलिडिटी है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि किसी का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है या फिर एग्ज़ाम अभी लेट हो रहा है तो इसकी वैलिडिटी को हम इंक्रीज़ भी कर देंगे। ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, और जितना बोल रहा हूँ उतना अपने वादे पर खरा उतरूँगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बोल दे रहा हूँ। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा है, तो अभी के लिए है ये, सिर्फ प्राइस बढ़ जाएगा इसका, तो फिर मत बोलना सर लेट किया था हमने। तो मैं आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस इज। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एक तो डेप्थ के बारे में बात करेगी, एक कोर वाटरिंग के बारे में बात करेगी, एक राइस के। अगर आप लोग को आता है आंसर तो आप अपना आंसर बता दीजिए, क्या आप लोग का आंसर है।
जो भी आपका आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करूँगा। कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, और सारी चीज़ें आप लोग को इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको इस क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। लेकिन याद रखना जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है राइस के लिए पूछा गया है, मैं आप लोग को व्हीट के लिए भी बताऊंगा, मैं आप लोग को शुगर कैन के लिए भी बताऊंगा कितना होता है, मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगा। तो आपको याद रखना कि ऑप्शन में में पूछा है कि सेंटीमीटर में, यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। हमको टीचर पढ़ा देते हैं सेंटीमीटर में तो पूछ लेता है में, में पढ़ा देते हैं तो पूछ लेता है सेंटीमीटर में, और उतना टाइम वहाँ पे होता नहीं है तो डायरेक्ट हमको वहाँ पे पता करना होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसकी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये एक मैंने फ्लो चार्ट टाइप का आपके लिए बनाया हुआ है, इसको आप 1 मिनट देख लीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है, 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए आप इसको, ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये सर हमारा इधर क्या है, एंड पॉइंट है। क्लियर। अब मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास फील्ड है, फील्ड बोले तो क्या है, खेत है, कोई भी हमारे पास क्या है, खेत। अगर आप खेत समझते हो तो अच्छी बात है, फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड भी आप उसको बोल सकते हो, खेत है। अब देखिए आपके पास जो खेत है वो एक बंजर पड़ा हुआ था बिल्कुल, वहाँ पे आप कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। तो आप कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे तो जो वहाँ की सोइल होगी वो सोइल कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। सोइल कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेव इरीगेशन करना पड़ेगा। प्लेव इरीगेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे उस फील्ड में हमको वाटर लेके जाना पड़ेगा, और उतना वाटर जो उस सॉइल को जो हार्ड थी उसको कैसा बना दे, सॉफ्ट बना दे, उसको कैसा बना दे, सॉफ्ट बना दे। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम प्लेव इरीगेशन करेंगे, प्लेव इरीगेशन करने के बाद वो हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा सॉइल, और उसके बाद हम उसको क्या करा देंगे, प्लो करा देंगे। प्लो का मतलब होता है जोतना खेत को, ठीक है, हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में उसको जोतना बोलते हैं। तो प्लो करा देंगे और उसको खेत क्या हो जाएगा हमारा, वो जुत जाएगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। हम अब उस खेत में क्या करेंगे, बीज बो देंगे। अब जब हम उसको बीज बो देंगे तो बीज बोने के बाद क्या होगी, हमारी क्रॉप ग्रो होना शुरू हो जाएगी, बड़ी होना शुरू हो जाएगी। जब क्रॉप कुछ बड़ी हो जाएगी, जो फसल है हमारी कुछ बड़ी हो जाएगी, तो उसको बड़ी होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें वाटर देंगे। वाटर देंगे, सबसे पहला पानी उसको देंगे। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होती है, जो दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछी है कि राइस के लिए जो कोर वाटरिंग होती है, जो पहला पानी होता है वो कितना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। जब वो आप लोगों का कोर वाटरिंग हो जाएगी उसके बाद हमारा क्या करेंगे, जब क्रॉप हमारी पूरी हो जाएगी तो एक बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसको लास्ट वाटरिंग बोलेंगे। उसके बाद हम उसको पानी नहीं देंगे, एक लास्ट पानी दे देंगे। लास्ट पानी देने के बाद जो हमारी फसल होगी, क्रॉप होगी, वो पक जाएगी, और पकने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। एक सेकंड गाइज, देखिए जब फसल हमारी पक जाएगी तो पकने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब उसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी होती है। अब देखिए जब से आपने फसल बोई थी और जब तक आपने उसको पहला पानी दिया, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं कोर पीरियड। क्या बोलते हैं उसको गाइस, कोर पीरियड। याद रखेंगे कोर पीरियड, जब से फसल बोई है यानी कि बीज बोया है और जब से पहला पानी दिया है उसके बीच का जो समय होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोर पीरियड। जो आपने पहला पानी दिया है और जो लास्ट पानी दिया है, जो पहला पानी दिया है और जो लास्ट पानी आपने दिया है, उसके बीच का जो समय होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। याद रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। यानी कि पहले पानी से लेकर के लास्ट पानी के बीच का जो समय होगा, वाटरिंग का जो समय होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट जो आप लोग का आता है कि जितने भी टाइम जो आपकी क्रॉप है वो क्रॉप फील्ड में रही, किस में रही, फील्ड में रही है, ये हम बोलेंगे खेत में रही। जितने भी टाइम क्रॉप फील्ड में या खेत में रही उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप पीरियड। क्योंकि देखिए आपने बीज बो दिया, बीज बो दिया तो बीज बोने से लेकर जब तक आप उस फसल को काटोगे तब तक वो आप लोग का खेत में ही तो रहने वाला है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्रॉप पीरियड। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा क्या आप लोग का क्रॉप पीरियड होता है, क्या बेस पीरियड होता है, क्या कोर पीरियड होता है, क्या फर्स्ट वाटरिंग, कोर वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग, क्या ये टेक्निकल टर्म जितने भी आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने किसी भाई को शेयर कर दो, और हमें भी सपोर्ट करो यार। हमें भी पता लग जाता है कि कौन वीडियो को शेयर कर रहा है कौन नहीं। ऐसा नहीं आप लोग सोचते हो कि शेयर नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा, लेकिन पता लग जाता है, ठीक है, कि कौन सब्सक्राइबर वीडियो को शेयर कर रहा है। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो। अब चलो बात कर लेते हैं कोर वाटरिंग की, कि सर कोर वाटरिंग कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सर राइस के लिए, तो राइस के लिए जो कोर वाटरिंग होता है वो हमारा 19 सेंटीमीटर होता है।
वीट के लिए बात करें तो 13.5 सेंटीमीटर होता है और शुगर कैन के लिए कितना होता है 16.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर में में पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार क्वेश्चन क्या है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ESC में कि ये इसको आप अरेंज कीजिए सर। अरेंज कैसे कीजिए कि जो भी इनकी कोर वाटरिंग होती है उसको आप अरेंज कीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो याद रखो कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, राइस का होता है। राइस के बाद किसका होता है, शुगर कैन का होता है। और शुगर कैन के बाद किसका होता है सर, वीट का होता है। तो इस तरीके से अरेंज भी करवा लेता है, जब अच्छे लेवल का कोई पेपर होता है तो उसमें अरेंज करवा लेता है। बाकी SSC जेई वगैरह में डायरेक्ट, यहाँ से जेई में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, एक चीज़ ये गलत है यहाँ पे, केवल एक ही होगा। सोडियम पे 1+ चार्ज होता है ना। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8 और 1 आएगा। तो एक आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा वो। आती है कि नहीं भाई, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी आती होगी ना। चलिए, इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इज 23 एंड 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेस्पेक्टिवली विल बी क्लासिफाइड एज। हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो लो सोडियम है, मीडियम है, हाई है कि वेरी हाई है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए, वाटर आप लोग को बताना है कि वाटर कैसा होगा। अब ये जो वाटर आप बताओगे कैसा होगा सर, किसके बेस पे बताओगे, SAR की, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेस पे बताओगे। मतलब पहले हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालेंगे, फिर हमें उसकी टेबल पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है, फिर हम उसके बाद जज करेंगे कि वो जो होगा हमारा वो किस कैटेगरी में वाटर हमारा आएगा। तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंगल चीज़ को, सिंगल पॉइंट को भी मिस नहीं कर सकते अगर आप सीरियसली जेई या ए की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपना सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। फॉर्मूला मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। Na की वैल्यू 20 गिवन है, Mg की वैल्यू 3, Ca की वैल्यू 1/2। सबको सोल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 14.42 वैल्यू आ जाएगी। तो 14.42 वैल्यू जो आई है सर हमारी, वो 10 से 18 के बीच है या नहीं, क्लियर कीजिए सर। बिल्कुल 10 से 18 के बीच है। अगर सर SAR की वैल्यू 10 से 18 के बीच होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियम सोडियम वाटर। क्या बोलते हैं हम उसको, मीडियम सोडियम वाटर हम उसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम सोडियम वाटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, सिंगल डाउट भी रह जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यही चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने सब अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखी हैं। जो हमारा वन लाइनर वाला कोर्स है ना, वन लाइनर वाला, वो सिविल की रीढ़ है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी आप उसको बोल सकते हो, बैकबोन, बैकबोन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, आपने कहीं से भी कुछ भी तैयारी कर रखी है, एक बार उसको कोर्स को पढ़ लीजिए, ना मज़ा आ जाए ना तो कह देना। सिविल इंजीनियरिंग में तबाही मचाने के लिए वो कोर्स लॉन्च किया है मैंने। तो आप लोग एक बार जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी है दोनों कोर्सेज़ की, केवल 2 ही कोर्स अभी चल रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कोई आने वाला है फिर उसको, तो वैलिडिटी मैं उसकी बढ़ा दूंगा। 1.5 साल 2 साल जैसी होगी उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। उसमें PDF वगैरह सब आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक नंबर क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, हमको बताना है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक, डेप्थ ऑफ वाटर जो कि डेल्टा है, मीटर में गिवन है, एंड बेस पीरियड बी जो कि डेज में है। रिलेशन हमको बताना है। कुल मिला के क्वेश्चन में ये कह रहा है सर आप हमें डी में, डेल्टा में और बी में रिलेशन बता दीजिए क्या होता है। जहाँ पे डी हमारे पास ड्यूटी होता है, डेल्टा हमारे पास जो होता है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो होता है हमारे पास वो बेस पीरियड होता है। सारी चीज़ें हमको बता दीजिए 1 बाई 1 क्या होंगी। देखिए रिलेशन तो आपने याद कर रखा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक इसका बता देता हूँ कि क्या होता है। जिसका सही आंसर आप अपना चूज़ कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज़ किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी इज इक्वल टू होता है 8.64 बी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा जब निकालेंगे तो 8.64 बी अपॉन ड्यूटी। क्या सर ड्यूटी होता है, क्या डेल्टा होता है, हमको ये क्लियर कराइए। चलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं भाई।
देखिए ड्यूटी, सबसे पहले हम बात करें ड्यूटी की, तो सर ड्यूटी क्या होता है? तो ड्यूटी आपको याद रखना है हेक्टेयर पर क्यूमेक में मेजर करा जाता है। अगर आपको यूनिट याद है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। सही है। ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि 1 क्यूमेक वाटर कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर रहा है। यानी कि 1 क्यूमेक का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में इतना वाटर है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये जो वाटर है हमारे पास, वो कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर दे रहा है 1 सेकंड के अंदर? 1 मीटर क्यूब वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी बोलेंगे। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? 1 मिनट ऐसे समझिए। देखिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। सही है सर। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है सर? 1000 लीटर आता है। पता है नहीं डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मान लीजिए 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी जा रहा है। अब 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी क्या है कि मान लीजिए कि ये कितना कर देता आप लोग का, कुछ भी हम ले लेते हैं, सपोज 2 हेक्टेयर एरिया को इसने इरिगेट कर दिया। ये पानी यहाँ से गया, वाटर यहाँ से गया, उसने 2 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर दिया। तो ये जो 2 हेक्टेयर पर क्यूमेक वाटर इरिगेट हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे सर? इसी को हम बोलेंगे ड्यूटी। आई होप अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि ड्यूटी क्या होता है। डेल्टा, नथिंग। डेल्टा कुछ भी नहीं है यार। डेल्टा क्या है आप लोग का? देखिए डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेप्थ को, सेंटीमीटर में या मीटर में। तो ये आप लोग का क्या हो जाता है? डेल्टा हो जाता है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? टोटल डेप्थ। इस चीज़ को याद रखना, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर थ्रू आउट द बेस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे बेस पीरियड के। याद होगा आपको बेस पीरियड क्या था? फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग के बीच का जो समय था, उसको हमने क्या बोला था? बेस पीरियड। तो उस बेस पीरियड के अंदर अंदर जितना भी डेप्थ आपने उसको वो दिया है वाटर को, जितनी भी डेप्थ आपने दी है वाटर को, जितना भी वाटर आपने अप्लाई किया जिस भी डेप्थ तक, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो तीनों में जब रिलेशन हम निकालते हैं तो सर ये रिलेशन आता है, बी हमारे पास बेस पीरियड होता है, डेज में होता है, ये आपको मालूम ही होगा। डी मैंने आपको बता ही दिया, हेक्टेयर पर क्यूमेक या फिर हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। डेल्टा आप लोग के पास हेक्टेयर पर सेंटीमीटर होता है, और ये हमारे पास रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 8। इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमारी क्लास जो हुई है वो 26 मिनट की हुई है, और यार 8 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। बस यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चन फिनिश हो जाने चाहिए थे 30 मिनट्स में। चलिए कोई नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बस यही काफ़ी है। बाकी यार एक बार जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एप्लीकेशन की, तो उसको विजिट करना मत भूलना, अगर सच में आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या बोला गया था? ड्यूटी इज़ लार्जेस्ट। हमको बताना है ड्यूटी लार्जेस्ट कहाँ पर होगी? एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ऑन द फील्ड, एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, या फिर सेम एट द ऑल प्लेस। सभी प्लेसेस पे सेम होगी। अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी होती है आपकी हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब क्या होता है सर? मीटर क्यूब पर सेकंड। कुछ याद आ रहा है? मीटर क्यूब पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल सर, हमको मालूम है किसकी होती है? डिस्चार्ज की होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूटी होती है वो डिस्चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ड्यूटी जो होती है वो डिस्चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जहाँ पर भी डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी? मिनिमम। और जहाँ पे डिस्चार्ज मिनिमम होगा वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमसे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट अगर बताना है ड्यूटी लार्जेस्ट कहाँ पर होगी, तो वहाँ पर डिस्चार्ज क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो डिस्चार्ज मिनिमम कहाँ पर होता है? फील्ड में। डिस्चार्ज मिनिमम कहाँ पर होता है? फील्ड में होता है ना। तो डिस्चार्ज अगर मिनिमम फील्ड में होता है, फील्ड में जो डिस्चार्ज होता है वो मिनिमम होता है, तो फील्ड में ही ड्यूटी क्या होगी भाई साहब? मैक्सिमम होगी कि नहीं? बिल्कुल सर मैक्सिमम होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन द फील्ड। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा एकदम अच्छे तरीके से कि क्या हमारे पास ड्यूटी होती है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दे रखा है। इसकी अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पास मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ करके वहाँ पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा था आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
लगाओ स्टार लगाओ, छपेगा ये पक्का। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाला है। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज़ द ड्यूटी एट द हेड ऑफ। आपको बताना है कि जो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर होता है उसकी ड्यूटी कितनी होती है, या ड्यूटी जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये हमको बताना है। एट द हेड ऑफ, किसके हेड पर हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमको ये पता होना चाहिए कि आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तब हम उसको बता पाएंगे कि हम उसको कहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ड्यूटी आउटलेट फैक्टर को देखिए। सबसे पहले आउटलेट फैक्टर होता क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ द फील्ड चैनल, यानी कि जो हमारे पास फील्ड है उसके चैनल पर उसका हेड जो है, ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास क्या फील्ड, और ये क्या हमारे पास चैनल है इसका। तो इसके हेड पर जो भी ड्यूटी होगी, ठीक है, उस ड्यूटी को ही हम क्या बोलेंगे, आउटलेट फैक्टर बोलेंगे। तो आउटलेट फैक्टर नथिंग बट ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी है जिसको हम हेक्टेयर पर क्यूमेक में ही उसको हम देखने वाले हैं। तो आउटलेट फैक्टर है क्या, कुल मिलाकर के जो फील्ड है, फील्ड जो कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से जिस पाइपलाइन से कनेक्ट हो रहा है उसके हेड पर जो ड्यूटी है, कितनी ड्यूटी है, उसको रिप्रेजेंट करता है आप लोग का आउटलेट फैक्टर। तो आउटलेट फैक्टर क्या है, एक तरीके की ड्यूटी है। तो याद रखेंगे, जब भी आउटलेट फैक्टर कहीं पर भी पूछे हमसे तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ड्यूटी कैलकुलेट करनी, जो कि किस में होगी, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होगी। किस में होगी सर, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर कोर्स। हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स बोलते हैं। तो आउटलेट फैक्टर जो होता है आप लोग का, वो ड्यूटी होती है एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। याद है ना, ये फील्ड है और फील्ड, ये थोड़ी सी इमेज ना यार ब्लर है, ठीक है, इमेज ब्लर होगी जिसकी वजह से आप लोग को आई थिंक थोड़ा क्लियर ना हुआ हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेन कैनाल है, फिर यहाँ से हमारा ये सब मेन आता है, फिर ये आता है, फिर यहाँ पे ये वाला पाइप आता है, फिर ये, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार लगा हुआ है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में, छपेगा छपेगा, लगा लो तुम, छपेगा पक्का। द कोर डेप्थ ऑफ राइस इज 190 mm। जो कोर डेप्थ है वो कितनी है, 190 mm है। एंड द कोर पीरियड इज 14 डेज। जो कोर पीरियड है वो कितना है, 14 डेज है। तो हमको आउटलेट फैक्टर बताना है। कहा था ना भैया आउटलेट फैक्टर पूछेगा। तो आउटलेट फैक्टर पूछ लिया, मतलब हमको क्या कैलकुलेट करनी है, ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है। डेप्थ मतलब क्या, कोर डेप्थ। कोर डेप्थ ही क्या होती है, डेल्टा। कितनी गिवन है, 190 mm। 190 mm बोले तो कितना सर, 19 सेंटीमीटर। बेस पीरियड हमको गिवन है, कोर पीरियड। कोर पीरियड ही बेस पीरियड होगा। बी की वैल्यू कितनी है, 14 डेज। कैलकुलेट क्या करना है सर, हमको कैलकुलेट करना है सर, हमको ड्यूटी कितना होता है, 8.64 बी अपॉन डेल्टा। याद है ना फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। सभी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, डेज में सेंटीमीटर सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 637 हेक्टेयर पर क्यूमेक हमारे पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास मैच कर जाता है। देखिए यार क्वेश्चन और भी बहुत हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है तो इस वजह से मुझे इसको रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए आप समझ जाओ, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैंने आप लोग को बताया यार, 2 कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, कोर्स 1 और एक कोर्स 2, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, कोर्स 1 कोर्स 2। कोर्स 1 जो है वो 1 लीनियर है, 1 लीनियर है, सभी सब्जेक्ट हैं 1 लीनियर के। आई थिंक 12 या 13 सब्जेक्ट हैं जो 1 लीनियर के उसमें आप लोग को मिलने वाले हैं। वैलिडिटी 1 ईयर है। ज्वाइन करने का जो प्राइस इसका 499 रुपीज़ है, अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए प्राइस बढ़ जाएगा, फिर मत बोलना। कोर्स 2 के लिए बात करें तो 399 रुपीज़ में कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे PDF भी मिल रही हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता का। ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल रही हैं, प्लस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे स्टेट AEJE के वो भी आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें आप लोग को इतने में मिल रही हैं। सिर्फ अभी ये 2 या 3 डेज रहने वाला है, फिर उसके बाद आप लोग का ये बढ़ जाएगा प्राइस। तो फिर मुझे मत बोलिएगा सर हमने पहले नहीं ज्वाइन किया, फिर बहुत सारे आप लोग के कमेंट आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या, मैंने लोगों को बताया भी नहीं यार, और इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना विश्वास करते हो, कि सर आप बोलते हो इतने अच्छे से आप पढ़ाते हो सारी चीज़ें, इतने कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, ऐसे आपके क्वेश्चंस आए थे उसमें, बहुत अच्छा लगता है सच में। लेकिन जो 1 लाइनर वाला है, तबाही यार, ये सीरीज इसकी चलाई है ना, तबाही। आप मान के चलो कि सिविल इंजीनियरिंग की बैकबोन ये साबित होने वाली, बहुत मज़ा इसमें आने वाला है। अगर आप लोग बोलो ना तो इसका एक डेमो लेक्चर भी आप लोग को दे देता हूँ, एक डेमो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, डेमो भी आप देख लेना, आप खुद जज कर लेना, आप लोग को खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वीडियो, टेलीग्राम के लिंक, एप्लीकेशन की भी लिंक और सब चीज़ें आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक करना मत भूलना। और आप लोग का अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसी वीडियो आप लोग को ये लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है चैनल पे, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे। इतनी कॉस्ट पे यार कौन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स देता है, थोड़ा सोच के देखो, ठीक है? फिर अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है? कोर्स की वैल्यू आप लोगों को जज हो जाएगी कि क्या कंटेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।